नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो कुछ कारणों ये जो क्लास थी, आपकी क्लास कंटिन्यू नहीं हो पाई और आज जो है मैं फ्री हुआ हूँ, तो इसलिए आज से आपकी जो नए सेशन यानी कि 2026-27 के लिए ये जो क्लासें स्टार्ट हुई हैं, ये क्लासें लगातार अनवरत रूप से आपकी चलेंगी अब। तो जैसा कि आपको पता है कि नए बैच का आगाज़ हो गया है और इस बैच का नाम भी हमने आगाज़ बैच रखा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये बैच एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है और बहुत ही बेहतर क्वालिटी के साथ और बहुत ही अच्छी क्वांटिटी के साथ इस बैच को मैं आपको निःशुल्क यानी कि बिना किसी पैसे के प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो उम्मीद है कि आप बहुत ही मन लगा के अच्छे से आप पढ़ाई करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है इसके पहले वाले क्लास में यानी कि पहले वाले लेक्चर में हमने संसाधनों का वर्गीकरण यहाँ तक हमने आपको करा दिया था, ठीक है। तो आज हम लोग उसी पे और आगे बढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि हमने बताया था संसाधनों का जो वर्गीकरण है, तो हम चाह रहे हैं कि आपके जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर, जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन मैं साथ में डिस्कस करते चलूँ ताकि आपको चैप्टर की भी अच्छी एक समझ बन जाए और क्वेश्चन आंसर भी आप लिखना अच्छे से सीख जाएं। और फिर एग्ज़ाम जब नज़दीक आएगा तो हम आपके लिए भी और भी कुछ करने का प्रयास करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे। तो अभी तो एग्ज़ाम बहुत दूर है, यानी कि यूँ कहूँ तो दिल्ली अभी दूर है। तो इस वजह से हम पहले क्या करेंगे, बखूबी पूरे सिलेबस को हम डिटेल से आप पढ़ने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे ताकि हमारी एक बेहतर समझ बन सके, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन संसाधनों के वर्गीकरण से ही है और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। ये क्वेश्चन है जैव ये क्वेश्चन है जैव और अजैव जैव और अजैव संसाधन जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, क्या होते हैं, क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। और ये क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों 2020 यूपी बोर्ड एग्जाम में आया है। तो यही क्वेश्चन सेम पूछा गया है। तो जैसे कि आप जानते हैं सवाल बहुत ही आसान है, कह रहा है जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, यानी जैव और अजैव संसाधन किसे कहते हैं। तो आपको सिंपल सा हमने समझाया भी था कि जैव संसाधन किसे कहते हैं, साधन जो हमें जीवमंडल से प्राप्त होते हैं। जीवमंडल का मतलब भी हमने समझाया था। तो वे संसाधन जो हमें जीवमंडल से प्राप्त होते हैं और उनमें जीवन उपस्थित होता है, ऐसे संसाधनों को जैव संसाधन कहते हैं। जैसे हमने उदाहरण भी दिया था, मनुष्य, पशु, पक्षी, वनस्पति, जीव जंतु, कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि, ठीक है। तो आसानी से आप लिख दीजिए। कह रहा है पहले इसमें देखिए आंसर को कैसे लिखना चाहिए, एक अच्छा आंसर कैसे लिखा जाता है वो भी आप यही क्लास में सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। इसमें कह रहा है जैव और अजैव, तो पहले क्या है, जैव है, फिर क्या है, अजैव है। तो पहले जैव के बारे में पूछा है तो जैव के बारे में बताएंगे। यहाँ पे आंसर डालेंगे और लिखेंगे जैव संसाधन, हेडिंग डाल के लिखेंगे जैव संसाधन। अब कैसे लिखना है, तो लिखिए इसको लिखना है कि वे संसाधन जो हमें जीवमंडल वे संसाधन जो हमें जीवमंडल से प्राप्त होते हैं, जीवमंडल से प्राप्त होते हैं
तथा उनमें जीवन पाया जाता है जैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे पशु, पक्षी, जीव जंतु, वनस्पति, मनुष्य, कोयला तथा पेट्रोलियम इत्यादि। ठीक, तो यहाँ तक हमने जैव संसाधन के बारे में लिखा है। अब इसमें कहता है जैव और अजैव संसाधन। तो अब जैव संसाधन के बारे में तो हमने लिख दिया, अब किसके बारे में लिखना है? अजैव संसाधन के बारे में। तो यहाँ हेडिंग डालेंगे अजैव संसाधन। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छे से समझना है। तो अजैव संसाधन किसे कहते हैं? तो हमने आपको समझाया था कि हमारे जीवमंडल में उपस्थित वे संसाधन जिसमें जीवन उपस्थित नहीं होता। यहाँ पे लिखिएगा, हमारे जीवमंडल में उपस्थित वे संसाधन जिसमें जीवन उपस्थित नहीं होता, अजैव संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण भी इसमें दिया है ना, तो उदाहरण भी लिखना है। जैसे मृदा यानी मिट्टी, इसमें जीवन नहीं है। इसके अलावा चट्टानें, तो मिट्टी हो गई, चट्टानें हो गई, तथा धातुएं यानी मेटल, धातुएं इत्यादि। तो इतना आप लिख देंगे तो आपके इस सवाल का जवाब पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा और एक बहुत ही अच्छा आंसर ये माना जाएगा। तो ऐसे आप चीज़ों को यानी कि सिलेबस को कंप्लीट करते चलेंगे और जहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है मैं प्रत्येक क्वेश्चन का डिस्कशन क्लास में ही करता चलूँगा। तो उम्मीद है ये सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा, और यदि ये सेशन आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और यदि कमेंट में कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इसको मिटा दे रहा हूँ। आपसे एक और क्वेश्चन पूछा गया है, इसी संसाधनों के वर्गीकरण से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे ये 2020 का क्वेश्चन है, वैसे वो भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ही पूछा गया है, तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी। क्या क्वेश्चन है? कहता है सामुदायिक संसाधन एवं राष्ट्रीय संसाधन, सामुदायिक संसाधन एवं राष्ट्रीय संसाधन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी
लिखिए, ये क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है। ये यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है? कह रहा है सामुदायिक संसाधन एवं राष्ट्रीय संसाधन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी हम करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि ये सब संसाधनों के वर्गीकरण में हमने एक-एक चीज़ें आपको समझाई थी कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, जैव और अजैव संसाधन। फिर हमने बताया समाप्यता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, एक नवीकरणीय और दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। फिर जैसा कि हमने बताया था कि स्वामित्व के आधार पे संसाधन 4 प्रकार के होते हैं, एक व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा सामुदायिक संसाधन, तीसरा राष्ट्रीय संसाधन और चौथा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो इसी में ये जो सामुदायिक और राष्ट्रीय संसाधन है, इसी में आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए बोला है। तो जैसा कि इसके पहले वाले लेक्चर में आप पढ़े ही होंगे, तो इस क्वेश्चन को कैसे लिखना है ताकि हमको बेहतरीन नंबर मिले, तो ऐसे आपको आंसर नोट करना है। और जब बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर। अब जो भी ये क्वेश्चन रहेगा, जैसे मान लीजिए प्रश्नोत्तर नंबर 6 है, यहाँ पे ऐसे हेडिंग डाल देंगे। फिर इसमें कह रहा है सामुदायिक संसाधन एवं राष्ट्रीय संसाधन पर संक्षिप्त टिप्पणी। तो इसमें पहले क्या कहा है? पहले कहा है सामुदायिक संसाधन। तो इसमें जो पहले पूछा है उसको आप पहले बताइएगा। तो यहाँ पे हेडिंग डालिएगा सामुदायिक संसाधन। ये आप पहले क्या कीजिएगा, पहले आप हेडिंग डाल दीजिएगा सामुदायिक संसाधन। अब सामुदायिक संसाधन हेडिंग डाल के आपको करना क्या है कि जहाँ पे हेडिंग डालें उसी के जस्ट नीचे वाली लाइन से आप लिखना शुरू कर दें कि सामुदायिक संसाधन किसे कहते हैं, यही आपको लिखना है। तो लिखेगा ऐसे संसाधन जिस पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार न होकर के पूरे समुदाय या समूह का अधिकार होता है। तो इसे लिख दिए, ऐसे संसाधन जिस पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार न होकर, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार होगा तो वो व्यक्तिगत संसाधन हो जाएगा ना। तो ऐसे संसाधन जिस पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार न होकर किसी समूह या समुदाय का अधिकार होता है, सामुदायिक संसाधन कहते हैं। उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं जैसे तालाब, चारागाह, भूमि, बंजर भूमि। तो ये इतना आप लिख देंगे तो ये आंसर हो गया सामुदायिक संसाधन किसे कहते हैं। इतने का जवाब आपको मिल गया। अब इसमें एक और चीज़ कह रहा है, सामुदायिक संसाधन के अलावा इसमें ये भी पूछा है कि राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं। तो यहाँ पे इतना लिख लिए, फिर यहाँ पे हेडिंग डालेंगे आप राष्ट्रीय संसाधन। तो इस प्रकार से आप हेडिंग दोबारा डालेंगे और फिर यहाँ से नीचे वाली लाइन से लिखना स्टार्ट करेंगे। लिखेंगे, कैसे लिखेंगे कि ऐसे संसाधन जो किसी भी राजनीतिक या भौगोलिक सीमा के अंतर्गत स्थित होते हैं,
तो ऐसे संसाधन जो किसी भी राजनीतिक या भौगोलिक सीमा के अंदर स्थित होते हैं। तो किसी भी राजनीतिक सीमा या भौगोलिक सीमा के अंदर स्थित होते हैं और देश की सरकार का उन पर कानूनी अधिकार होता है। और देश की सरकार का उस पर, अब नीचे शायद दिखेगा नहीं, या एक आध लाइन और लिख देते हैं, उस पर कानूनी अधिकार होता है। राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, तो ये आप ये समझाने का प्रयास किए कि राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे एक आध उदाहरण आप नोट कर दीजिए। वन एवं वन्य जीव इत्यादि। तो बस इस पूरे क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो जैसा कि आप अपने सभी मित्रों को इनवाइट कर दीजिए या बता दीजिए कि निःशुल्क बैच और बेहतरीन क्वालिटी के साथ और अच्छी क्वांटिटी के साथ बैच स्टार्ट हो गया है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी पैसे की, और संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। तो सभी लोग आके अच्छे से पढ़ें और मैं आप लोगों के साथ में हूँ। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।